हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मेघना एंड मैंने आपको कल की वीडियो में, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने कल की वीडियो में आपको फ़िलॉसफ़ी का मतलब बताया था, फ़िलॉसफ़ी के मेजर सब्जेक्ट जो आप इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं वो बताए थे, और इंडियन फ़िलॉसफ़ी का थोड़ा सा एक रिव्यू, एक इंट्रोडक्शन टाइप दिया था। तो आज से हम इंडियन फ़िलॉसफ़ी, जो सबसे पहला सब्जेक्ट इस कोर्स में होता है, आपके लिए जानना ज़रूरी है, हम उसकी शुरुआत करेंगे। इंडियन फ़िलॉसफ़ी को आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो इंडियन फ़िलॉसफ़ी को, बेसिकली इंडियन फ़िलॉसफ़ी को पढ़ने से पहले आपको वेदास एंड उपनिषद्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपने मेरी वीडियो पहले वाली देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें 6 मेजर स्कूल्स के बारे में आपको बताया था एंड हेटेरोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के बारे में बताया था, जो कि बेसिक है इंडियन फ़िलॉसफ़ी का। एक बार अगर हम उस चीज़ को रिवाइज़ कर लेते हैं, अगर आप देख चुके हैं मेरी पहली वीडियो तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने इंडियन फ़िलॉसफ़ी में दो टाइप्स ऑफ स्कूल्स देखे थे। एक था हेटेरोडॉक्स, एक था ऑर्थोडॉक्स, and the second one is heterodox. ऑर्थोडॉक्स आस्तिका स्कूल्स थे एंड हेटेरोडॉक्स नास्तिकास थे। आस्तिकास वो थे जो वेदास की अथॉरिटी में मानते थे, और नास्तिका वो थे जो वेदास की अथॉरिटी में नहीं मानते थे। अब हमने देखा था कि आस्तिका में कौन कौन से स्कूल्स आते हैं। मीमांसा, वेदांता, सांख्या, योगा, न्याय एंड विशिष्टा। ये स्कूल्स थे जो आस्तिका में आते हैं, एंड द नास्तिकास आर चारवाका, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हमने पहले की वीडियोस में देखा था कि ये जो स्कूल्स है, ये सांख्या, योगा, न्याय, विशिष्टा, ये सब एक कंबाइन करके इन्हें एक स्कूल बोला जाता है। इन्होंने वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया है एंड दे डू नॉट बिलीव इन अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो ये चीज़ हमने देख ली थी, ये चीज़ हमने समझ ली थी। अब हमने और क्या देखा था? हमने देखा था कि इंडियन फ़िलॉसफ़ी में 2 अप्रोच होती है। एक होती है रिचुअलिस्टिक और एक होती है स्पेक्युलेटिव, जिसे हमने जनान कांड भी बोला था। आपको अगर याद हो, अगर आपने देखा हो, तो रिचुअलिस्टिक को बोलते हैं कर्म कांड एंड स्पेक्युलेटिव को जनान कांड। तो इसमें क्या आता था हमारा? मीमांसा इसमें आ जाता था। मीमांसा जो स्कूल है वो इसमें आ जाता था हमारा, मीमांसा, एंड इसमें आ जाता था वेदांता। अब अगर यहाँ तक तो सभी को याद है, यहाँ तक तो सभी को पता है। अब इससे आगे एक और क्या चीज़ थी कि जो कर्म कांड है, जो मीमांसा है, इसे हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, पूर्व मीमांसा। और ये जो जनान कांड है, वेदांता है, इसे हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो अगर आपको कहीं ये वर्ड सुनाई दे तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। बात यहाँ पे एक ही चीज़ की हो रही है, मीमांसा एंड वेदांता की। अब बात करें इन ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स की, मतलब जो आस्तिका स्कूल्स है, इसमें भी बहुत से ऐसे स्कूल्स थे जो डायरेक्टली वैदिक टेक्स्ट पे बेस्ड थे, डायरेक्टली। और कुछ ऐसे स्कूल्स थे जो इंडिपेंडेंट ग्राउंड्स पे बने थे। वो स्कूल्स कौन से थे? हमने जो चार्ट देखा था, हमने उससे देखा था कि जो मीमांसा एंड वेदांता है, ये जो स्कूल्स हैं,
ये जो है डायरेक्टली वैदिक टेक्स्ट पे बेस्ड है, और जो ये सांख्य योगा है, न्याय वैशेषिका, यानी ये जो 4 स्कूल्स है ये अपने इंडिपेंडेंट ग्राउंड पे बने हुए थे। ये चीज़ भी हमारे लिए याद रखनी ज़रूरी है। चलिए, ये तो हो गया एक रीकैप। अब आगे देख। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। जो हम आज करने वाले हैं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ फिलॉसफी में हम देखेंगे 2 चीज़ें, 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, या आप कह लें एपिक ऑफ आर एपिक फिलॉसफी। हम ये चीज़ आज देखेंगे। सबसे पहला आ जाता है आपका वेदास, एंड द नेक्स्ट वन इज़ उपनिषद्स। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वेदास एंड उपनिषद्स का पहले बेसिक लेंगे, देन आगे बढ़ेंगे अपने इंडियन फिलॉसफी के स्कूल्स पे। तो सबसे पहले वेदास क्या करते हैं? वेदास इलेबोरेट करते हैं किस चीज़ को? सेक्रीफाइस को, रिचुअल्स को, सेक्रीफाइस, रिचुअल्स, एंड मेक्स ब्रह्मन supernatural. अब आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आ ही गया होगा, नहीं आया है तो अभी तक आप जान लीजिए कि ये ब्राह्मण क्या है। नाउ ये है मेन क्वेश्चन कि आखिर ये ब्राह्मण क्या है। सेक्रीफाइस समझ में आ गया, रिचुअल समझ में आ गए, बट व्हाट इज़ दिस ब्राह्मण? ये क्या है जिसे हम सुपर नेचुरल बोल रहे हैं? आखिर ये क्या है? तो आइए इसको एक थोड़ा सा नेचुरल वे में समझते हैं। बेसिकली ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब होता है अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी, या आप कह लीजिए एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसका मैं एग्जांपल देके अभी आपको समझाऊंगी। ब्राह्मण्स का मीन्स होता है ऐसा अल्टीमेट रियलिटी, एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो सब कुछ का बेस होता है। सब कुछ का बेस, सब कुछ उसी से आया है, उसी में है, और अंत में उसी में समा जाता है। अब आप कहेंगे ऐसा तो एक ही चीज़ है, जैसे सबके में सारे रिलीजन्स में एक तरीके से बात करें तो भगवान जी होते हैं, सब कुछ भगवान जी से ही बना है, भगवान जी से ही हम भी बने, भगवान जी से ही एंड में मिल भी जाएंगे हम, सब कुछ उन्हीं में चला जाएगा। तो फिलॉसफी में यहाँ पे किसी गॉड के बारे में नहीं बोला जा रहा, यहाँ पे किसी भगवान जी का या फिर किसी स्पेसिफिक भगवान के बारे में नहीं बोला जा रहा, यहाँ पे एक रियलिटी की बात की जा रही है, एक अल्टीमेट रियलिटी जिससे सारी चीज़ें बनी हैं और जिसमें सारी चीज़ें समा जाएंगी, जिसमें सारी चीज़ों का अंत हो जाएगा। जैसे अल्टीमेट रियलिटी से ये पूरा वर्ल्ड बना है, यहाँ पेड़ पौधे, ह्यूमंस, और जो भी इस वर्ल्ड में जितनी भी सारी चीज़ है वो सब अल्टीमेट रियलिटी से बना है, और एंड में अल्टीमेट रियलिटी में ही मिल जाएगी। अब आप पूछेंगे कि फिर ये ब्राह्मण आखिर है क्या? तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स। अब जैसे आपके पास, आप अपनी मम्मी के पास देखेगा या आपके पास भी देखेगा, आपके पास होती है अंगूठी, होती है चैन्स होती हैं, या फिर कह लीजिए कि आपके पास कंगन होते हैं, गहने होते हैं, हार होता है। सब ऑर्नामेंट्स किस चीज़ से बने होते हैं? गोल्ड से। आप सोने को पिघला के ही तो उसमें आकार देते हैं, उसमें शेप देते हैं, उसमें डिज़ाइंस बनाते हैं। तो मतलब ये जो आपकी अंगूठी हो गई, जो चेन हो गए, ये जो आपका क्या कहते हैं पायल या गहना या जो भी आप गले में पहनते हैं, हार वगैरह, ये सब किस चीज़ से बना है? इन सब में शेप, डिज़ाइन, इस सब का बेस क्या है? गोल्ड है। तो वही सेम चीज़ हो गया अल्टीमेट रियलिटी। यहाँ गोल्ड रिफ़र कर रहा है अल्टीमेट रियलिटी को, कि भाई जो अल्टीमेट रियलिटी है उसी से सारी चीज़ें बनी हैं, लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स, वर्ल्ड, डे, नाइट, स्टार, सन, मून, सब कुछ अल्टीमेट रियलिटी से ही बना है। यहाँ पे ये चीज़ एम्फेसाइज कर रहा है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं क्ले एंड पॉट का। जैसे आप मिट्टी से कितने सारे खिलौने बनते देखते हैं, कितने सारे पॉट बनते देखते हैं, कितने डिज़ाइन के पॉट बनते देखते हैं। तो एंड में क्या होता है कि अगर उस पॉट में अगर वो टूट जाए या फिर उसमें कच्ची मिट्टी में ही अगर आप पानी वानी भर दे तो वो क्या होता है, मिट्टी बन जाती है, वो पॉट
जब टूटता है तो वो एंड में मिट्टी में ही मिल जाता है, और बना किस चीज़ से था? मिट्टी से ही था। तो यहाँ पे यही क्ले ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है उसी से सारी चीज़ें बनी हुई है, और एंड में उसी में सारी चीज़ें मिल जाएगी। पॉट के अंदर भी क्ले होता है, मिट्टी होती है, वैसे ही हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर एक अल्टीमेट रियलिटी है। अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है? अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है? अल्टीमेट रियलिटी हमारे अंदर है ब्रह्मन। वो ब्रह्मन जो हमारे अंदर है उसे हम कहते हैं आत्मन या सेल्फ, ट्रू सेल्फ। और जब आप इस ट्रू सेल्फ को पहचान लेंगे, आपके लिए कोई भी चीज़ इस दुनिया में पहचानना मुश्किल नहीं है। तो यही अल्टीमेट रियलिटी हमारे अंदर भी एग्जिस्ट करती है एज आत्मन, एज हमारी सोल, और एंड में हम उसी सोल में मिक्स हो जाएंगे। जैसे आपको पता है ना कि ये बॉडी नश्वर है, मिट्टी से बनी है, पंच धातुओं से बनी है, और एंड में उन्हीं पंच धातु में मिक्स हो जाएगी, इसी वर्ल्ड में मिक्स हो जाएगी। जैसे मरने के बाद कैसे लोगों को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, तो उनकी जो बॉडी है वो डीकम्पोज हो जाती है। आप सब बड़े बच्चे, आप सभी को ये चीज़ पता होगा कि जो बॉडी है वो डीकम्पोज हो जाती है। तो क्या होता है कि भाई, बोला जाता है ना, एक कहावत मुहावरा बड़े बूढ़े बोलते हैं कि भाई हमारा जो ये शरीर है ये नश्वर है, एंड में मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। हमारा जो बॉडी है, हम ह्यूमंस जो है, या कोई भी जो चीज़ इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है, वो सब अल्टीमेट रियलिटी से ही बने हैं। उनके अंदर अल्टीमेट रियलिटी एग्जिस्ट करती है, और एंड में सारी की सारी चीज़ें उसी अल्टीमेट रियलिटी में एंड हो जाएंगी, सारी चीज़ें उसी में मिल जाएंगी। तो यही है ब्राह्मण, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी इंडियन फिलॉसफी का। तो आपको ये ब्राह्मण समझ में आया, आपको ये चीज़ याद रखनी है। सो नाउ, अब हमने देख लिया कि भाई ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण के बारे में वेदास ने क्या एलैबोरेट किया है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि जो वेदास है उसके बारे में हमें मीमांसा बहुत अच्छे तरीके से बताता है। मीमांसा में हम रिचुअलिस्टिक अप्रोच देखते हैं इंडियन फिलॉसफी का, रिचुअल्स के बारे में जानते हैं। तो वही सेम चीज़ मीमांसा में वेदास की ही सारी बातें बताई गई हैं कि कैसे किसी रिचुअल को परफॉर्म करना है, कैसे किसी सेक्रीफाइस को परफॉर्म करना है। और ब्राह्मण को एज ए सुपर नेचुरल और अल्टीमेट रियलिटी भी वेदास में ही बताया गया है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे मीमांसा में। अब बात करते हैं उपनिषद्स की। तो उपनिषद्स को मैंने बताया था कि उपनिषद्स को हम वेदांता भी बोलते हैं, मतलब उपनिषद्स को हम वेदांता भी बोलते हैं। यहाँ पे वेदास का एंड हो जाता है, यहाँ पे वेदास नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है आपका फिलॉसफिकल आस्पेक्ट। यहाँ पे आप फिलॉसफी पढ़ने लगते हैं, यहाँ पे आप नॉलेज पढ़ने लगते हैं, यहाँ पे आपको नॉलेज मिलती है। तो उपनिषद एम्फसाइज करता है रिलेशनशिप बिटवीन ब्रह्मन एंड मैन। अब आपने ये तो देख लिया कि वेदास ने बोला है कि ब्रह्मन अल्टीमेट रियलिटी है, ब्रह्मन सुपर नेचुरल है, ब्रह्मन एब्सोल्यूट ट्रूथ है। बट ये ब्रह्मन और हमारे बीच में रिलेशन क्या है, ब्रह्मन और ह्यूमन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो ये चीज़ हमें पता चलती है उपनिषद से। ये उपनिषद हमें बताते हैं कि ब्राह्मण और मैन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो हमने देख लिया अब कि वेदास क्या बता रहे हैं, उपनिषद क्या बता रहे हैं। ये सिर्फ एक तरीके का एक इंट्रोडक्शन है। मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी कि उपनिषद में कैसे बताया गया है ब्राह्मण और मैन के बारे में, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये फ़िलॉसफी आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इन्हेंस करती है। तो हम लेवल वाइज लेवल चलेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे एंड धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे। तो आपको आगे की वीडियोज़ पे जैसे जैसे आप फ़िलॉसफी पढ़ेंगे, जैसे जैसे मेरी वीडियोज़ देखेंगे, समझेंगे, आपको समझ आता जाएगा कि ब्राह्मण और मैन के बीच में क्या सिमिलैरिटी है या क्या एक तरीके से इन दोनों के बीच में रिलेशंस है। अब नाउ इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रता। सो कॉन्सेप्ट ऑफ रता, अब हम जानेंगे कि ये जो रता है इसका मतलब क्या होता है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी इंडियन फिलॉसफी में। रता का मतलब होता है कॉस्मिक ऑर्डर या यूनिवर्सल लॉ भी आप इसे कह सकते हैं।
कॉस्मिक ऑर्डर मीन्स यूनिवर्सल लॉ का मीन्स मतलब रता है क्या आखिर, ये तो समझाइए। तो रता मीन्स होता है कि जैसे आप इस वर्ल्ड में रहते हैं तो आप सारी चीज़ें देखते हैं ना कि कैसे टाइम टू टाइम सारी चीज़ें होती रहती है। टाइम टू टाइम सारी चीज़ें होने का मतलब ये नहीं कि आप सुबह उठे, फिर आपने नहाया धोया, फ्रेश व्रेश हुए, फिर पढ़ाई लिखाई करी, ये चीज़ नहीं। मैं यहाँ पे आपके रूटीन की बात नहीं कर रही, मैं आपके यहाँ पे बात कर रही हूँ कॉस्मिक ऑर्डर की, यूनिवर्सल लॉ की। यूनिवर्स में डेली कौन सी चीज़ें हो रही हैं, रोज़ सूरज जो है उग रहा है, रोज़ शाम को ढल रहा है, बारिश हो रही है, कभी गर्मी थी, फिर बारिश का मौसम आया, फिर ठंड आया, फिर ऋतु आई। तो ये एक तरीके से कैसे जो है टाइम टू टाइम सारी चीज़ें अपने अपने हिसाब से आती जा रही हैं। जैसे अभी बरसात का मौसम है, धीरे धीरे करके ठंड आ जाएगी, और फिर ठंड के बाद धीरे धीरे करके फागुन का महीना आएगा, ऋतु आएगी, ना ज़्यादा ठंड रहेगी ना ज़्यादा गर्मी रहेगी, और फिर धीरे धीरे करके भयंकर गर्मी आ जाएगी। तो ये कैसे चेंज होते जा रहा है मौसम अपने आप ही, ये मौसम कैसे टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहे हैं कि हाँ समर के बाद जो है बारिश आएगी, बारिश के बाद जो है अब ये ठंड आएगी, ठंड के बाद वापस जो है ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। ये कैसे चेंज हो रहे हैं, कभी इस चीज़ के बारे में सोचा है आप लोगों ने कि ये मौसम अपने आप कैसे चेंज हो रहे हैं? किसी ने टाइमर लगाया कि हाँ भाई अब ये समर तो चल गया, अब समर के बाद जो है अब ये थोड़े दिनों तक मैं बारिश करवाऊंगा, टाइमर लगा देता हूँ 3 महीने 4 महीने का, उसके बाद फिर मैं ठंड करवाऊंगा। तो ये आपने कभी सोचा है कि मतलब ये कैसे हो रहा है? ज्योग्राफी में तो आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी कि ये होता कैसे है, बट क्या कभी साइंटिफिकली सोचा कि भाई ये कैसे मौसम चेंज हो रहा है, ये हवा ऐसे ही क्यों चल रही है इस टाइम पे, ये हवा इस टाइम पे ऐसी ही क्यों आती है कि भाई अब बारिश होना स्टार्ट होगी, अब गर्मी स्टार्ट होगी, अब ठंड स्टार्ट होगी, ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रता। ये कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करता है कि दिन के बाद रात होनी ज़रूरी है, इसको मेंटेन करने का काम किसका है? रता का। गर्मी के बाद बरसात का होना, बरसात के बाद ठंड का होना, मौसम्स का चेंज होना, इसको मेंटेन करने का काम किसका है? रता का। तो एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसे कि कोई पेड़ उगा है तो पेड़ बड़ा होके वो कटेगा कि वो अपनी पत्तियां झाड़ देगा कि वो सूख जाएगा, वो भी रता का काम है। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो फिर बड़ा होगा, फिर अडल्ट होगा, फिर ओल्ड एज में आएगा एंड देन उसकी डेथ हो जाएगी। ये यूनिवर्सल लॉ भी, इसको मेंटेन करना भी रता का ही काम है। तो बेसिकली इस वर्ल्ड में जितनी भी सारी चीज़ें होती है यूनिवर्सली या कॉस्मिक ऑर्डर के मेंटेन का काम पूरा का पूरा रहता है। मतलब यूनिवर्सली जो भी इस वर्ल्ड में चीज़ें हो रही है हर डेली बेसिस पे, उसको मेंटेन करने का काम रता का है। तो अब रता का मीनिंग अगर आप लोग को क्लियर हो गया हो तो बेसिकली रता कॉस्मिक ऑर्डर है, यूनिवर्सल लॉ को मेंटेन करता है और ये मॉरल ऑर्डर को भी मेंटेन करता है। अब मॉरल ऑर्डर मीन्स जैसे प्रकृति का नियमित चलना, ये सब चीज़ तो रता का काम है ही। सामाजिक और नैतिक संवेदना यानी कि ट्रुथ और ऑनेस्टी भी मेंटेन रहे, ये भी रता का काम है। अगर आपको अब पता हो कि एक कहावत है जैसे कि दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है, ये एक कहावत है। तो ये एक तरीके से रता का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई आपने दूसरों के लिए गलत सोचा तो सबसे पहले आप ही के साथ गलत होगा। तो मॉरल ऑर्डर क्या है? ट्रूथ एंड ऑनेस्टी को मेंटेन करना। अगर आप किसी से झूठ बोल रहे हैं तो हो सकता है आपसे भी कोई झूठ बोले। अगर आप किसी के लिए सच है या क्या कहते हैं सही है तो हो सकता है वो आदमी भी आपके लिए सही सोचे कि भाई हाँ इसने मेरी हेल्प कर दी। जैसे आप कभी किसी की हेल्प करते हैं तो आपको लगता है ना कि भाई कल को आपकी ऐसी हेल्प भी कोई और करेगा, या फिर मतलब कि आपको एक अच्छी सी फीलिंग आती है, तो वो रता की वजह से होता है। रता का और भी क्या काम है? देवताओं के कर्तव्य, यानी कि किस भगवान का, जैसे आप अगर एक हिंदू है तो आपको पता होगा कि हमारे हिंदू ग्रंथ में बहुत सारे देवी देवताओं का मेंशन है, बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। जैसे बारिश के देवता या फिर कह लीजिए इंद्रदेव जी है, सूरज के देवता सूर्य देव जी है, चंद्र के देवता चंद्र देव जी है। तो ऐसे समुद्र देवता हैं, पवन देवता हैं, हवा के देवता हैं, वायुदेव हैं। तो ऐसे जो है बहुत सारे देवों के बारे में भी बताया गया है। तो इनका कर्तव्य रता मेंटेन करता है। रता बताता है कि किस देवताओं का क्या काम है। अब सूरज को रता ये तो नहीं बोलेगा ना कि अगर सूरज देवता जी ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई आज मेरा मन है कि मैं रात में उगूंगा तो मैं रात में आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा दिन में, ऐसा नहीं हो सकता है। तो रता का काम क्या है? उन सभी देवताओं जी को उनका काम बताना
कि उनका क्या काम है। जैसे सूर्य देव जी का काम है कि वो रोज़ सुबह निकलेंगे ही निकलेंगे, तो रता का काम ये मेंटेन करना है। इंद्र देव जी का काम है कि भाई वो बरसेंगे ही बरसेंगे, बारिश होना ज़रूरी है, तो रता का काम है उनको उनका कर्तव्य बताना। तो ये कुछ बेसिक एक इंट्रोडक्शन है रता का। अब अगर हम देखें तो रता को हम कहते हैं कॉस्मिक ऑर्डर। रता का काम क्या है? मॉरल ऑर्डर को मेंटेन करना। रता का और भी क्या काम है? रिचुअल ऑर्डर को भी मेंटेन करता है। रिचुअल ऑर्डर यानी यज्ञ वगैरह जो होते हैं, यज्ञ में रता को स्थिर रहना पड़ता है। जैसे कि ये थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा हिंदू टाइप का आ गया कि भाई यज्ञ वगैरह में रता को स्थिर रहना पड़ता है। जैसे कि अगर हम सूर्य देव जी को प्रसन्न कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो है एक स्थिरता रता में मेंटेन रहनी चाहिए। रता से जगत का नियम बना रहता है। बेसिकली बस आप यही चीज़ समझे कि कॉस्मिक ऑर्डर है ये, और रता से इस वर्ल्ड में सारी की सारी चीज़ें नियम पर हो रही है। एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आ रहा है, एक आदमी के बाद दूसरा आदमी जो है पैदा हो रहा है। अगर एक आदमी की डेथ हुई तो दूसरा आदमी पैदा भी हो रहा है। एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ अपने आप टाइम टू टाइम सिर्फ रता की वजह से हो रही है। अगर आप सुबह उठे हैं तो आप रात को सो रहे हैं, ये भी रता का कारण है कि रता ने अगर आपको सुबह आपकी आंखें खुली है तो रात को आपको आँखें बंद होंगी और आप सोएंगे। तो ये सारा काम कॉस्मिक ऑर्डर, यूनिवर्सल लॉ, जो बेसिकली यूनिवर्स में होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम चल रही है, उसका मेन कारण सिर्फ रता है।